We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies. Two giants who choose partnership in a true win-win fashion. It will create levels of growth that neither side can achieve alone. And by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. नमस्कार। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो पिछले 10 साल से ट्रेड डील अटकी हुई थी, फाइनली अब जाके दोनों पार्टनर्स ने उसको अंतिम रूप दिया है। हालांकि अभी इसकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि इसको यूरोपियन पार्लियामेंट से पास कराना अभी बाकी है, जिसमें कम से कम 5 से 6 महीने का समय लग सकता है और फिर फाइनली जाके इसको दोनों पार्टनर्स के द्वारा औपचारिक रूप से इस पे हस्ताक्षर किए जाए। आप देखो कि ये ट्रेड डील ऐसे समय पे आई है जब ट्रंप की नीतियों के कारण जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हलचल मची हुई है, और इसीलिए अधिकतर लोग ये मान रहे हैं कि ये ट्रेड डील प्रेसिडेंट ट्रंप का एक स्टिमुलस के रूप में देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस ट्रेड डील के लिए काफी हद तक जिम्मेवार है। अब देखो कि इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने अभी कुछ दिन पहले लैटिन अमेरिका में मर्कासुर के साथ एक बड़ी ट्रेड डील फाइनल की है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत ने भी 2025 के अंदर ओमान और यूके के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स किए थे। तो कहीं ना कहीं अब जो अमेरिका के ट्रेडिशनल जो अलाय कभी माने जाते थे, अब वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका अपनी नीतियों के अंदर काफी अनप्रेडिक्टेबल है, खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यकाल में। तो इसीलिए वो अब अमेरिका के अल्टरनेटिव की तलाश कर रहे हैं, और ऐसे में फिट बैठता है यूरोपियन यूनियन के लिए एशिया। और इसीलिए आप देखो कि भारत और यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट ट्रंप की इन नीतियों के चलते एक दूसरे के करीब आने को मजबूर हुए। हो सकता था कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह का रुख ना रखते तो हो सकता था कि ये ट्रेड डील अभी और कुछ साल आगे खिंच सकती थी, लेकिन इन प्रेसिडेंट ट्रंप की इन नीतियों ने एक ऐसी परिस्थितियों को जनरेट कर दिया कि दोनों एक दूसरे के पूरक बनने के लिए आगे आए हैं। अगर मैं बात करूं दोनों पार्टनर्स की, तो आप ये देखो कि दोनों पार्टनर्स अराउंड 2 बिलियन पॉपुलेशन में हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में भी आप देखो 1/3 इनकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा जो क्वार्टर ऑफ ग्लोबल जीडीपी है वो दोनों पार्टनर्स मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं इंडिया जो यूरोपियन यूनियन का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और यूरोपियन यूनियन भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आप देखो कि 2024-25 के अंदर दोनों के बीच में अराउंड $136 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ था, जिसमें भारत ने लगभग $75 बिलियन के अराउंड जो आपका उसका गुड्स है वो ईयू के अंदर एक्सपोर्ट किया था। यानी कि भारत को इस बायलैटरल ट्रेड में ट्रेड सरप्लस है। तो इसीलिए आप देखो कि अधिकतर आप देखोगे कि किस तरह से मीडिया के अंदर इस ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा गया है। यानी कि इस तरह का एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, और खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप को एक स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि उनके बिना भी ये जो ग्लोबल ऑर्डर है वो सुचारू रूप से चल सकता है। लेकिन अगर आप देखो कि जो क्रिटिक्स है वो क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये ट्रेड डील एक पार्शियल ट्रेड डील है, क्योंकि आप देखो कि इस ट्रेड डील में से काफी जो सेक्टर्स हैं जिन पे हम 1 बाय 1 बात करेंगे उनको इससे अलग रखा गया है। इसके अलावा इस ट्रेड डील में उनका यह मानना है कि यह ट्रेड डील दो अनइक्वल्स के बीच में ट्रेड डील है। फॉर एग्जांपल अगर मैं भारत को देखूं तो भारत की जो वर्ल्ड के अंदर अराउंड 17% पॉपुलेशन भारत रखता है, लेकिन इसका ग्लोबल जीडीपी के अंदर अराउंड 3% तक की हिस्सेदारी है। वहीं यूरोपियन यूनियन अराउंड 5% वर्ल्ड पॉपुलेशन, लेकिन उसकी जो ग्लोबल जीडीपी है अराउंड 18% के करीब उसकी हिस्सेदारी है। दूसरा आप ये देखो कि भारत अपने टोटल एक्सपोर्ट का
अराउंड 18% जो है वो यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वहीं यूरोपियन यूनियन अपने एक्सपोर्ट का सिर्फ 2.5 से 3% ही भारत में एक्सपोर्ट करता है। तो इसीलिए जो क्रिटिक्स इसको दो अनइक्वल्स के बीच में एक ट्रेड डील मान रहे हैं। तो कुछ भी हो, ये जो ट्रेड डील है ये बदलती जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसका रिजल्ट है। तो इस ट्रेड डील में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस पार्टनर को कितना फायदा मिलेगा। तो इसको एनालाइज करने के लिए मैं इस ट्रेड डील को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूं। पहला आपका फ्री ट्रेड अफेयर इन गुड्स, दूसरा डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट और तीसरा फ्रेमवर्क ऑन मोबिलिटी। तो अगर मैं पहले एफटीए इन गुड्स की बात करूं तो यूरोपियन यूनियन का यह कहना है कि वो आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत के अराउंड 99% प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को एलिमिनेट या फिर रिड्यूस कर देगा। तो वहीं भारत का भी यह कहना है कि आने वाले 7 साल के अंदर यूरोप के अराउंड 96% जो प्रोडक्ट्स है उन पे भारत टैरिफ रिडक्शन या फिर उसको एलिमिनेट करेगा। तो अब ये देखते हैं कि इससे भारत को आखिर क्या फायदा होगा। आप ये देखो कि जीटीआरआई की जो एक आकलन है उसके अनुसार भारत का अभी तक यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो भारत के प्रोडक्ट्स है उन पे जो एवरेज टैरिफ है वो अराउंड 3.8% के अराउंड एवरेज टैरिफ लगता था। लेकिन भारत की जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल आपका टेक्सटाइल्स, फॉर एग्जांपल आपके गारमेंट्स, लेदर इंडस्ट्री, उनके ऊपर भारत का यूरोपियन यूनियन में 12 से लेकर 16% तक भारत को टैरिफ देना पड़ता था। और इसी के चलते भारत के जो प्रोडक्ट्स है, भारत के जो कॉम्पिटिटर्स है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश और वियतनाम, भारत लगातार उनसे पिछड़ रहा था। अभी आप देखो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की भी लगातार वो भारत के जो सेक्टर्स है उनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं और टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। और आप देखो कि अराउंड 50% तक जो भारत की ये जो लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स है उनको अमेरिका के अंदर 50% टैरिफ लगता है। तो कुल मिला के अगर जिस प्रकार कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन भारत के इस सेक्टर्स में से टैरिफ को रिड्यूस करेगा, तो सीधी सी बात है कि जो ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है भारत का, उसकी यूरोपियन यूनियन की जो मार्केट है उसके अंदर पहुंच बढ़ेगी। वहीं आप दूसरी तरफ ये देखो कि 2023 में भी यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था कि जो अभी तक भारत के जो इन सेक्टर्स को जो जीएसपी के तहत जो सुविधा मिल रही थी वो यूरोपियन यूनियन ने 2023 के अंदर उसको खत्म कर दिया था, जिसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है डायरेक्ट भारत के इन सेक्टर्स के ऊपर पड़ा था। तो कुल मिला के इस ट्रेड डील के अंदर भारत का स्पेशली जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा मिलेगा। आप दूसरा देखो कि पिछले 25 साल के अंदर जो यूरोपियन यूनियन से जो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, अराउंड 117 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो कि टोटल भारत का जो इनफ्लो है उसका लगभग 17% बनता है। तो इस ट्रेड डील के अंदर आप देखो कि यूरोपियन यूनियन के पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट के लिए वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में भारत की क्योंकि एक बड़ी मार्केट है, भारत के पास एक बड़ी यंग फोर्स है, तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन को एक बड़ी मार्केट भारत के रूप में मिलेगी और भारत से जो एक स्किल है वो भी यूरोपियन यूनियन को भारत में से मिलेगा। तो ऐसे में कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि भारत को इस ट्रेड डील से काफी फायदा होने वाला है, और खासकर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है या फिर जो आपके एमएसएमई है वो भी। दूसरा आप ये देखो कि यूरोपियन यूनियन को इससे क्या फायदा होगा। आप देखो भारत ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत ने कहा है कि अराउंड 96% जो यूरोप के प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर टैरिफ को एलिमिनेट किया जाएगा या फिर रिड्यूस किया जाएगा। दूसरा आप ये देखो कि इस ट्रेड डील के अंदर जो अभी तक यूरोपियन यूनियन की जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जिनकी जो एक्सेस है वो भारत के अंदर अभी तक ब्लॉक थी। फॉर एग्जांपल आप देखो कि अभी तक इन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर भारत की मार्केट में आने से पहले उनके ऊपर मोर देन 100% टैरिफ लगता था। तो भारत का ये कहना है कि भारत आने वाले 5 साल के अंदर इस टैरिफ को रिड्यूस करके 10% तक ले आएगा। अगर ऐसा होता है तो आप ये देखिए कि यूरोपियन यूनियन के जो बड़े ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रेनॉल्ड्स, वॉक्सवैगन, इनकी जो कार है वो भारत की मार्केट के अंदर आपको आने वाले कुछ सालों के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर मैं अभी तक बात करूं तो अभी तक आप देखो कि यूरोपियन कार मेकर्स जो है उनका भारत के अंदर शेयर काफी कम है, लगभग 4% के आसपास है। तो ऐसे में इस ट्रेड डील के अंदर जो ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इनको डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है। दूसरा आप ये देखो कि भारत का ये भी कहना है कि यूरोपियन यूनियन से जो
शराब बेस्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, खासकर वाइन्स, उनके ऊपर इमीडिएटली जो अभी तक अराउंड 150% तक टैरिफ लगता था, उसको इमीडिएटली रिड्यूस करके 75% कर दिया जाएगा और आने वाले कुछ सालों के अंदर उसको रिड्यूस करके 20% कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के यूरोपियन यूनियन को जो एक बड़ी मार्केट की तलाश थी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो या फिर आपकी सप्लाई चेन के जो अल्टरनेटिव्स यूरोपियन यूनियन ढूंढ रहा है, चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, तो भारत उसके लिए एक पूरक के रूप में साबित हो सकता है। दूसरा, अगर मैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट की बात करूं, तो आप ये देखो कि यूरोपियन यूनियन एशिया के अंदर भारत ऐसा तीसरा देश बना है जिसके साथ यूरोपियन यूनियन के डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। इससे पहले अभी तक साउथ कोरिया और दूसरा जापान के साथ था और भारत तीसरा ऐसा देश बना है। अब देखो कि अगर मैं वर्तमान की जो आपकी जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको अगर कंसिडर करें, तो रशिया और यूक्रेन का आप देखो कि किस तरह से कितने पिछले 4-5 साल से वहां पे वॉर चल रहा है। तो इस वॉर के अंदर आप देखो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो यूक्रेन को बड़ी मदद की जा रही है, चाहे वो आर्म्स एक्सपोर्ट के अंदर हो या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग का मामला हो, तो यूरोपियन यूनियन काफी मदद कर रहा है यूक्रेन की। तो ऐसे में आप ये मान के चलो कि यूरोपियन यूनियन के पास काफी इस तरह की अपॉर्चुनिटी है कि वो भारत की डिफेंस सेक्टर के अंदर मदद कर सकता है। और इसीलिए इस ट्रेड डील के अंदर ये एग्रीमेंट भी हुआ है कि दोनों मिलकर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डिफेंस जो एक्सरसाइज है उसको आने वाले कुछ सालों के अंदर दोनों मिलकर अंजाम देंगे। इसके अलावा आप ये देखो कि इंडो पैसिफिक रीजन की जब हम बात करें, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर किस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। दूसरा, जो इस रीजन के अंदर जो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी मिल रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियों के चलते, प्रेसिडेंट ट्रंप भी उससे पीछे हटते जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत को भी जो डिफेंस और सिक्योरिटी की जो नीड्स है, वो यूरोपियन यूनियन की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस जो इंटेलिजेंस है, उसका फायदा मिल सकता है। तो इसके अलावा आप देखो कि अगर बात करूं कि रशिया की, तो रशिया को लेके दोनों के बीच में काफी यूक्रेन के मामले में मतभेद है। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन जिस तरह से रशिया को बॉयकॉट करने की बात कह रहा है और भारत की जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, तो कहीं भारत भी इस अपनी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को बनाए हुए है, यानी कि वो यूरोपियन यूनियन के इस दबाव में आके रशिया के साथ जो अपने रिलेशंस है उसको खराब नहीं कर रहा है। तो फिर भी दोनों जो पार्टनर्स हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं और इसीलिए आप देखो कि इस ट्रेड डील के अंदर इस तरह का कोई भी दबाव एक दूसरे पे नहीं डाला गया, यानी कि जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसका पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। अब देखो कि हमारे जो भारत की अगर मैं बात करूं, तो भारत का अराउंड 50 to 60% जो डिफेंस एक्सपोर्ट है आपका रशिया से मिलता है। तो ऐसे में अगर यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, तो अभी तक जो यूरोपियन यूनियन से आप देखो कि स्पेशली अगर मैं फ्रांस की बात करूं, तो फ्रांस से अभी तक हमारे को राफेल मिल रहे थे। तो ऐसे में अगर हमारे उनके साथ ट्रेड डील हो, जिस तरह से अब ट्रेड डील हुई है, तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन का जो डिफेंस है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, वो भारत की जो लोकल मेक इन इंडिया का जो हम प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से उसको प्रचारित कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। अब ये देखो कि जो ये रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर ये बात स्पष्ट हो गई है कि किस तरह से आप देखो कि अगर मैं टर्की की बात करूं स्पेशली, तो टर्की यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो नाटो का पार्ट है, तो ऐसे में टर्की के द्वारा यूरोपियन यूनियन को जो ड्रोन्स है वो काफी हद तक सप्लाई किए जा रहे हैं। तो यानी कि यूरोपियन यूनियन टर्की के ऊपर अब पूरी तरह से काफी हद तक डिपेंडेंट है ड्रोन सप्लाई के लिए। लेकिन अगर इस ट्रेड डील के अंदर डिफेंस हमारा कोऑपरेशन बढ़ता है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि भारत डिफेंस सेक्टर के अंदर मेक इन इंडिया को, मेक इन इंडिया जो भारत का प्रोग्राम है उसको बखूबी से आगे ले जाके जो यूरोपियन यूनियन की ये मांग है उससे अपना डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि दोनों पक्ष, दोनों पार्टनर्स के बीच में डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर कोऑपरेशन बढ़ता है तो दोनों सेक्टर्स को इससे फायदा होगा। तीसरी अगर मैं बात करूं मोबिलिटी फ्रेमवर्क की, अब देखो कि अभी तक क्या होता था कि 2013 के अंदर जो ट्रेड डील थी दोनों पार्टनर्स के बीच में, उसके रुकने का एक बड़ा कारण ये था कि एक मोबिलिटी फ्रेमवर्क, यानी कि भारत की मांग ये थी कि भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं
भारत के प्रोफेशनल्स को, क्योंकि वीजा हर्डल्स काफी होते थे यूरोपियन यूनियन के अंदर एंटर करने से, तो भारत की यही मांग थी कि बिना किसी रोक टोक के भारत के जो प्रोफेशनल्स है उसको यूरोपियन यूनियन की एक्सेस दी जाए। तो अब खैर जाके इस ट्रेड डील के अंदर मोबिलिटी फ्रेमवर्क पे सहमति बनी है। इसके अंदर दोनों पार्टनर्स ने ये डिसीजन लिया है कि दोनों पार्टनर्स मिलके जो इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स होते हैं उसको वो बिना किसी रोक टोक के उसको आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अगर कोई प्रोफेशनल कोई कोई एम्प्लॉय है, प्रोफेशनल है, वो अगर किसी एक यूरोपियन यूनियन के अंदर मान लो कि वो काम कर रहा है, तो वो बिना किसी रोक टोक के भारत में भी आ सकता है और भारत से फिर वो यूरोपियन यूनियन के अंदर भी जा सकता है। दूसरा ये एग्रीमेंट भी हुआ है कि जो आईसीटी के कर्मचारी हैं, उनके जो परिवार है, उनके परिवार भी इजीली जो है वो जो यूरोपियन यूनियन के अंदर एंटर कर सकते हैं, बाकायदा वहां पे रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो प्रोफेशनल जो अब एक प्रोफेशनल जो एक्सचेंज है उसको लेके दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनी है, यानी कि उसके बीच में कोऑपरेशन की बात करें। अगर मैं बात करूं तो आप ये देखो कि अभी तक जो भारत के प्रोफेशन है उनकी जो डिपेंडेंसी है थी अभी तक वो अमेरिका के अंदर थी, क्योंकि भारत एक बड़ी संख्या के अंदर आप देखो कि भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं वो सिलिकॉन वैली के अंदर काम करते थे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए हैं तो उन्होंने जो H1B वीजा है उसके जो नॉर्म्स को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ऐसे में यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियों के चलते जो भारत के प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो एक्सेस है उस पर काफी बाधा पहुंची है। तो ऐसे में अगर हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हमारा सहयोग बढ़ता है तो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि वो यूरोपियन यूनियन में जाके अपना वहां पे अपनी सर्विस या फिर अपनी जो एक्सपर्टीज है उनके लिए वहां पे काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं मान के चलूं कि इस ट्रेड डील से दोनों पक्षों को इक्वली फायदा है। दोनों, हालांकि ये बात ठीक है कि भारत की एक बड़ी मार्केट है, भारत अपनी बड़ी मार्केट का एक्सेस है वो यूरोपियन यूनियन के लिए खोलेगा, लेकिन भारत के पास भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यूरोपियन यूनियन के साथ वो मिलके जो बदलती वैश्विक परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप वो दोनों एक दूसरे का साथ दे सके और एक दूसरे का समर्थन कर सके। दूसरा, अगर मैं बात करूं, अगर आप भारत की ट्रेड पॉलिसी को आप देखते हो पिछले कुछ सालों की, अगर मैं बात करूं तो भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर ट्रेड जो आपकी नीति है भारत की, वो कहीं ना कहीं आपकी भारत की जो एक आइडियोलॉजी है या फिर भारत की जो एक स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है उससे प्रभावित हुई है। आप देखो कि किस तरह से 1960s की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट निक्सन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम पे, प्रेसिडेंट निक्सन ने जब चीन और पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो उस टाइम पे मिसिस गांधी ने क्या किया कि उन्होंने रशिया का साथ लिया, यूएसएसआर का साथ गए। तो इसके अलावा आप देखो कि 1991 के अंदर भी जब हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे, तो एलपीजी रिफॉर्म्स आप देखोगे कि किस तरह से किए गए हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स उस समय पे इस तरह से किए गए थे कि बिना किसी मीडिया कवरेज के, मीडिया कवरेज भी यानी कि मीडिया कवरेज भी इतना कोई ज्यादा शोर नहीं किया गया, ना ही आप देखोगे कि पार्लियामेंट के अंदर इतनी ज्यादा डिस्कशन की गई। यानी कि भारत ने जो ये रिफॉर्म्स किए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे 1991 के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो भारत की एक विचार है, क्योंकि भारत के अंदर अगर मैं प्रेम्बल की बात करूं तो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट में भारत चलता है, तो भारत खुलकर उससे अलग नहीं हो सकता। तो भारत की एक मजबूरी है कि भारत की आर्थिक नीतियों के अंदर जो भारत की आइडियोलॉजी है या फिर जो एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है भारत की नीतियां उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। आप ये देखो, इसीलिए इस ट्रेड डील के अंदर जो एक सेंसिटिव एरियाज हैं जैसे कि एग्रीकल्चर या फिर डेयरी सेक्टर, भारत ने इस ट्रेड डील से उनको बाहर रखा है, क्योंकि एग्रीकल्चर और आपकी मैं डेयरी सेक्टर की अगर बात करूं तो भारत अच्छे से जानता है कि अगर इस ट्रेड डील के अंदर उसको भी इंक्लूड किया जाता है तो यूरोपियन यूनियन की अगर मैं बात करूं तो बेशक उनकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम हो, लेकिन क्योंकि वहां पे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं और इसके अलावा वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर को हैवी सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे में अगर उनके प्रोडक्ट्स भारत की मार्केट के अंदर आते हैं तो लोकल फार्मर्स को इसका नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए इस ट्रेड डील से एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को बाहर रखा गया है। इसीलिए अब दूसरा जो इससे पहले 2013 के अंदर जो सेंसिटिव मुद्दे थे जिसके चलते जो ये ट्रेड डील है वो रुक गई थी, जैसे कि अब देखो कि आईपीआर के मुद्दे को लेके, आईपीआर मुद्दे को लेके पहले दोनों पक्षों के बीच में काफी इसमें कॉन्फ्लिक्ट थे जिसकी वजह से वो ट्रेड डील आगे नहीं बढ़ पाई। तो इसीलिए इस बार इस चीज को ध्यान में रखा गया, यानी कि ऐसे सेक्टर्स जो हैं जिन पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या फिर एग्रीमेंट होने में टाइम लग सकता है तो उनको इस ट्रेड डील से बाहर रखा गया। तो कुल मिला के भारत ने इस ट्रेड डील के अंदर अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को ध्यान रखते हुए भारत का जो एक लक्ष्य है कि भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर जो भारत की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उसको बढ़ाया जाए, तो यकीनन इस ट्रेड डील से भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों
पक्षों का फायदा होने वाला है। धन्यवाद।